हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एटम। ओके, तो इसमें हम बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ एटम का जो सबसे पहले मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से किसी एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नाउ इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था व्हिच इज कॉल्ड द फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, when high energy alpha particles, high energy means it is about 5.5 mega electron volt energy. Okay, so when high energy alpha particles are bombarded on a gold foil, ये गोल्ड फॉइल बहुत थिन होना चाहिए और इसकी थिकनेस लगभग होती है 0.2 माइक्रोमीटर। इतना थिन गोल्ड फॉइल होना चाहिए। तो व्हेन हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के ऊपर डाली जाती है। तो अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्डेड ऑन ए गोल्ड फॉइल, देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स cross the foil directly without any deviation। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स फॉइल को डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं और उनमें कोई डिविएशन प्रोड्यूस नहीं होता। सेकंड ऑब्जर्वेशन, few alpha particles means 0.14%। okay, so few alpha particles are deviated by angles greater than 1 degree। तो लगभग 0.14%, मतलब जितने भी थे अल्फा पार्टिकल्स उनके 0.14% ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिविएट होते हैं। ओके, थर्ड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिविएटेड बाय वेरी फ्यू, मतलब इट इज अबाउट 1 in 8000। ओके, so very few alpha particles are deviated by angle greater than 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा डिविएशन वाले पार्टिकल बहुत कम थे, लगभग 1 in 8000। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज some particles retraced back their path। मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर लेते, मतलब रिटर्न हो जाते हैं बाय द सेम पाथ, और ये लगभग थे 1 in 20,000। मतलब 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था, रिटर्न हो रहा था सेम पाथ से। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिए थे। एक डायग्राम से इनको समझते हैं। सपोज ये गोल्ड फॉइल है, दिस इज ए गोल्ड फॉइल। ये मैंने इसका एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ले लिया। नाउ इसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स को इस तरह से बॉम्बार्ड किया, ऐसे
ऐसे अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर आ रहे हैं। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। नाउ ये जो पहला वाला पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के एकदम सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा इस तरह से, एक पॉइंट पे आके ये वापस रिटर्न हो जाएगा सेम पाथ से। ओके, ये सेकंड वाला पार्टिकल है, सपोज ये ऑब्ट्यूज एंगल से डिविएट होता है। ओके, और ये थर्ड वाला जो पार्टिकल है, ये जो थर्ड वाला पार्टिकल है, ये एक एक्यूट एंगल से डिविएट होता है। इनके अलावा मोस्ट पार्टिकल जो दूसरे थे वो स्ट्रेट निकल जाएंगे, उनमें कोई डिविएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, नाउ अगर अपन यहाँ पे इस वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करें जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो इस पार्टिकल का जो एटम के साथ मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम r0 से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, r0 इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। ओके, तो आप समझ गए r0 क्या है? जो ये जो पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, इसका एटम से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, एंड ये लगभग it is approximately equal to size of atom। मतलब ये डिस्टेंस एटम के रेडियस के लगभग इक्वल होता है। ओके, नाउ हम r0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एनर्जी, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस फर्स्ट पार्टिकल पे अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें बाय एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम कह सकते हैं K इनिशियल प्लस U इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में K मान लेता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी, तो जब ये स्टार्ट हुआ उस पॉइंट से पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। फाइनली ये पॉइंट है जहां से रिप्लेस कर रहा है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ओके, क्योंकि मुझे r0 निकालना है, तो ये मेरे को, इसको मैं फाइनल पॉइंट मान रहा हूं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से क्योंकि रिटर्न हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी एक बार के लिए 0 हो जाएगी। ओके, क्योंकि रिटर्न करते वक्त पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और फिर रिटर्न होगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये आप जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इज 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 Q1 क्या है? अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन्स के कारण इसमें +2e चार्ज होता है। तो Q1 हो गया 2e, Q2 हो जाएगा Q2 हो जाएगा मेरा चार्ज ऑफ दिस एटम, गोल्ड फॉइल का जो एटम है उसका चार्ज। नाउ इसका अगर एटॉमिक नंबर Z मानते हैं, तो Z का मतलब इसमें Z प्रोटॉन्स है, तो उसकी वजह से चार्ज हो जाएगा Z into E। ओके, तो 2e अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया 2e, और गोल्ड के एटम का चार्ज हो गया Z into E, where Z is the atomic number of the gold। तो Z2e into Ze/r, r0। ओके, दिस इज 1/4πε0 Q1 Q2/r0। तो यहां से अगर अपन आगे सॉल्व करें तो r0 की वैल्यू हो जाएगी 2Ze²/4πε0 K। This will be the formula of distance of minimum approach, r0। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द गोल्ड, E is the charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹। K क्या है? K इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिससे इसको हमने गोल्ड की तरफ बॉम्बार्ड किया। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी v मान लें,
तो काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2ze स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर, मैंने k की जगह हाफ mv स्क्वायर लिख दिया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। तो नेक्स्ट टर्म है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इसको बीच में नोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। मान लो यहां पे बना देता हूं इंपैक्ट पैरामीटर का। मान लो ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इस पर ये कोई अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड हो रहा है और वो इस तरह से किसी एंगल पे डिविएट हो गया, थीटा एंगल पे डिविएट हो गया। ओके, now suppose this is the line which is passing through the center of the atom, okay, and parallel to the path of the alpha particle। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि एटम के सेंटर से पास हो रही है। तो उस केस में this distance, that is the distance between the alpha particle, this is the alpha particle, so distance between the alpha particle with the central line is called the impact parameter। ओके, तो व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? ये जो अल्फा पार्टिकल का जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन मींस ऐसी लाइन जो न्यूक्लियस या एटम के सेंटर से पास हो रही है, उस सेंट्रल लाइन से जो अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द इंपैक्ट पैरामीटर, डिनोटेड बाय b। तो रदरफोर्ड ने इसकी वैल्यू इसको कैलकुलेट किया था और ये आया था b ze square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught k। This is the formula of impact parameter जो कि रदरफोर्ड ने डिराइव किया था। हमारे कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है तो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं इसका। ओके, और यहाँ पे z मैं बता ही दूंगा एटॉमिक नंबर है, थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन and k is the kinetic energy of the alpha particle, initial kinetic energy। now दो तीन चीजें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है थीटा, वो इंपैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलोंग जा रहा है, मतलब उसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, तो उस केस में ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री होगा। मतलब जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कम होने लगेगा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे b बढ़ेगा जो थीटा है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हो जो थीटा बढ़ेगा तो कॉट उसकी कॉट थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, सो बेसिकली जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो b पर डिपेंड करता है, इंपैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड नेक्स्ट हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deviated by an angle theta, by an angle theta। ये भी आप कैलकुलेट, तो ये मतलब है कि मैंने बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग एंगल्स पे डिविएट होंगे, पर एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे कितने डिविएट होंगे वो हम कह सकते हैं कि n जो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिविएटेड बाय एंगल थीटा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin टू द पावर 4 थीटा बाय 2, where n is the number of alpha particles deviated by an angle theta। ओके, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो कि रदरफोर्ड ने हमें बताया था। एक न्यूमेरिकल इसमें हम कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एग्जांपल,
number of alpha particles deviated by 60-degree angle are 2 into 10 to power 12. Then find the number of alpha particles deviated by an angle by 120-degree angle. ओके, तो 60 डिग्री से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं 2 into 10 to power 12. तो 120 डिग्री से कितने पार्टिकल्स डेविएट हुए होंगे ये निकालना है. तो आप जानते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon sin 4 थीटा by 2. तो हम लिख सकते हैं n2 by n1 is equal to sin 4 थीटा 1 by 2 divided by sin की पावर 4 थीटा 2 by 2. So this will become sin 4 थीटा 1 कितना है? थीटा 1 is 60 डिग्री. तो 60 by 2 30 डिग्री divided by sin 4 थीटा 2 कितना है? 120 डिग्री. तो 120 by 2 this will be 60 डिग्री. ओके, तो अब यहाँ से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो sin 30 is 1 by 2. इसका फोर्थ पावर लेंगे तो 1 by 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin 60 रूट 3 by 2. इसका फोर्थ पावर लेंगे रूट 3 by 2 का तो 9 by 16 हो जाएगा. तो ये आएगा 1 by 9. नाउ यहाँ पे n1 की वैल्यू आप ये रखोगे 2 into 10 to power 12 और इससे n2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, आई थिंक आप ये सॉल्व हो जाएगा. नाउ तो ये मैंने आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया. नाउ व्हाट वर द कंक्लूजंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? कंक्लूजंस तो हम बोलेंगे मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स passed through the foil undeviated. Therefore an atom has large empty space. क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए, उनमें कोई डिविएशन नहीं आया. तो therefore an atom has large empty space with a positively charged dense nucleus. क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहे थे, तो वो डिविएट तभी हो सकते हैं जब उनको कोई पॉजिटिव चार्ज रिपेल करे. क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उनको डिविएट करने के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए, तभी कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हो सकते हैं. ओके, so this was the conclusion of Rutherford's experiment. Now इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज किया वो ये था कि एक एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं. बट दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड. why was this theory discarded? तो हम कह सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. तो इसके ड्रॉबैक ये था दैट an electron revolving around nucleus is accelerated charge. Therefore
therefore by electromagnetic theory it should continuously radiate energy hence it should lose energy and eventually fall into the nucleus। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रिवॉल्व करते रहेंगे तो इन पर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है तो उस पे सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो अगर ये एक्सीलरेट होगा तो इसमें से ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को लूज करना स्टार्ट कर देगा। नाउ अगर इसकी एनर्जी लूज हो रही है तो क्या होगा, इसका जो रेडियस है वो कंटीन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए। जो इसका रेडियस है, क्योंकि एनर्जी कंटीन्यूअसली लूज कर रहा है तो इसका रेडियस कंटीन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके फॉल करना चाहिए। ओके, बट इन रियलिटी एटम स्टेबल होता है। दैट मींस कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो therefore इस मॉडल को इवेंचुअली डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम पे हम बोर्स के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फाइनली रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।